स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सेट 97 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज फॉर टुडे, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का अर्थ होता है जब आप प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, जब आप पक्षपाती हो जाते हैं। ये पहली बार कवि अलेक्जेंडर पोप द्वारा अच्छी तरह से प्रयोग किया गया था। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का अर्थ होता है जब आप प्रेजुडिस्ड हैं, टू लुक upon something with prejudice, usually in a cynical or a negative manner. जब आप पक्षपाती बन रहे हैं, that is when we are using the word jaundiced eye. ये अलेक्जेंडर पोप द्वारा प्रयोग किया गया था जब अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, all seems infected that the infected spy as all looks yellow to the jaundiced eye. So jaundiced eye, जब आप prejudiced हैं, negative way से चीज़ों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा cynical हो जाते हैं, that is when we are using the phrase jaundiced eye. इसका एक यूसेज देखते हैं। यू मस्ट नॉट इवेल्युएट देयर सक्सेस विद अ जॉन्डिस्ड आई। प्रेजुडिस्ड आई, सिनिकल वे, नेगेटिव मैनर से आपको उनकी सक्सेस को नहीं देखना चाहिए। सो जब आप पक्षपाती हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या सिनिकल हो रहे हैं, डाउट कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तब हम जॉन्डिस्ड आई फ्रेज का प्रयोग करेंगे। Moving on to the next phrase, in a flutter. In a flutter का अर्थ है in an agitated state. जब आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, excited हो जाते हैं, agitated है या nervous है, that is when we are using the phrase in a flutter. In a flutter का अर्थ है in a nervous, confused और agitated state. आप excited हैं, nervous हैं, confused है, that is when we are using the phrase in a flutter. इसका एक यूसेज देखते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मीनिंग। When economic statistics are first published, they grab headlines and put markets in a flutter. So they put the market in an agitated or excited phase. एक और यूसेज देखते हैं। The economy is still in a flutter after the news that the country's largest corporation has filed for bankruptcy. So in a flutter, in a nervous, confused, excited phase. That is in a flutter. Moving on to the third phrase, in a tight corner. In a tight corner का अर्थ होता है जब आप बहुत ही difficult situation में फंस जाते हैं, जब आप एक मुश्किल स्थिति में हैं, when you are in a difficult situation, in a bad position, that is when we are using the phrase in a tight corner. आप मुश्किल की परिस्थिति में हैं, that is when we'll be using in a tight corner. इसका एक यूसेज देखते हैं। The city is in a tight corner financially. The city is in a tight corner financially. Moving on to the next phrase, keep the pot boiling. Keep the pot boiling का अर्थ होता है कि मोमेंटम को जारी रखना, किसी भी तरह की गति को बनाए रखना, मोमेंटम को जारी रखना, to ensure that something is remaining active or engaging. आप ब्रिस्क मोमेंटम जो है किसी चीज़ का, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो गति बनाए रखना, कोशिश करना कि कभी वो ख़त्म ना हो, गति को बनाए रखना, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका एक यूसेज देखते हैं। To keep the pot boiling, the director has added a new jovial character in the series, ताकि वो जो टेलीविजन सीरीज है खराब ना हो जाए। To keep the pot boiling, गति मेंटेन रहे, उन्होंने एक नया कैरेक्टर, एक जोवियल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक और यूसेज देखते हैं। They are earning only to keep the pot boiling. वो इतना ही अर्न कर रहे हैं ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को उठा सकें। To keep the pot boiling. Moving on to another phrase, hush money. Hush money का अर्थ होता है किसी प्रकार की घूस ले लेना, ब्राइब ले लेना। जब आप जानबूझ के पैसे देते हैं ताकि कोई चीज़ कवर अप कर सके, उसके लिए हम hush money का प्रयोग करते हैं। It is simply called a bribe or money that is paid so that someone will keep the information secret. आपकी बात का कोई खुलासा ना कर दे, उसके लिए आप घूस दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं। Money that a person pays someone to hush up something, वो ताकि उसके बारे में ना बोले, to prevent someone from disclosing an embarrassing detail. So एक तरह की घूस को हम हश मनी कहते हैं, जो जल्दबाजी में दिया जाता है ताकि आप कवर अप कर सके अपनी गलती को।
that is called hush money. इसका एक यूसेज देखते हैं. She is accused of paying hush money to the reporter to keep their affair a secret. So she has been accused to pay the reporter hush money. हश मनी की तरह ही एक सिमिलर वर्ड है ग्रीस पाम. ग्रीस पाम का अर्थ है हाथ को आप ग्रीजी कर रहे हैं. सो ग्रीस पाम इज अनदर सिमिलर वर्ड लाइक हश मनी दैट यू कैन कीप इन माइंड. मूविंग ऑन टू अनदर फ्रेज, किक वंस हील्स. किक वंस हील्स का अर्थ है इंतजार जब आप कर रहे हैं और इंतजार करने के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करते हैं. सो किक वंस हील्स का अर्थ है इंतजार के समय आप जो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड किक वंस हील्स. टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग. When you're passing the time idly without doing anything, कुछ काम नहीं करते हैं, while having to wait for someone or something, that is called kick one's heels. कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं. इसका एक यूसेज देखते हैं जिसके थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा. He kicked his heels for hours at the gate of the embassy or embassy. So that means वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, जब वो बाहर वेट कर रहे थे, he was just kicking his heels. So he kicked his heels for hours. Laugh in one's sleeves. Laugh in one's sleeves का अर्थ है चुपचाप से secretly हंसना. That is when we are using the phrase laugh in one's sleeves. Laugh in one's sleeves, to laugh secretly, to rejoice or be amused secretly. जब आप दूसरों की मिस्टेक्स का हंसी उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी गलतियों पर हंसी उड़ा रहे हैं, contemptuously हंस रहे हैं और छुप के हंस रहे हैं, that is called laugh in one's sleeves. इसका एक यूसेज देख लेते हैं. I know it's mean-spirited, but I can't help but laugh in my sleeve when I see someone slip on the banana. So यहाँ पर laugh in one's sleeves और laugh in your sleeves जब आप छुपके से हंस रहे हैं. The co-workers laughed in their sleeves at the head's ignorance about the new deal. So that is when we are using the phrase laughing in one's sleeves. मैन ऑफ पार्ट्स और मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे कार्यों में, कई सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सक्षम है. सो अ मैन ऑफ पार्ट्स और अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स इज एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली है. सो यहाँ पर मैन ऑफ पार्ट्स इसका प्लूरल हो जाता है. अ मैन हु इज टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ. अ टैलेंटेड और अ गिफ्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड अ मैन ऑफ पार्ट्स और अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स. इसका एक यूसेज देखते हैं. विश्वनाथ इज अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स. ही इज अ गुड स्टूडेंट, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर. सो यहाँ पर वी आर सीइंग मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होना. मूविंग ऑन टू अनदर फ्रेज, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट. Let the grass grow under feet. That means आप डीले कर रहे हैं, विलंब करिए जा रहे हैं और इसीलिए grass is growing under your feet. So that is let the grass grow under your feet when you're delaying the matters. जब आप wait कर रहे हैं and you're not doing something or you're doing something very slowly, that is to let the grass grow under your feet. That is आप विलंब कर रहे हैं. इसका एक यूसेज देखते हैं. डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट. डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट का अर्थ होता है डीले मत करो. ये भी एक तरह का फ्रेज है अपने आप में. डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट. डू नॉट वेस्ट टाइम एंड यू शुड डू समथिंग इमीडिएटली. Do not waste time and you should do something immediately, and don't let the grass grow under your feet. He has never been one to let the grass grow under his feet. That means ये कभी भी delay नहीं करते हैं. This is another usage. He's never been one of those to let the grass grow under his feet. Moving on to another phrase, meet one's Waterloo. Meet one's Waterloo का अर्थ होता है एक तरह की अंतिम हार जो कि
इनसरमाउंटेबल चैलेंज होता है। नेपोलियन जो थे वो अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में हार, उनको पराजय मिली थी। सो मीट वंस वाटरलू का अर्थ होता है एक तरह की अंतिम हार। जब आप अपना फाइनल इनसरमाउंटेबल चैलेंज की वजह से आप हार जाते हैं, जो फाइनल डिफीट नेपोलियन की वाटरलू में हुई थी, जब आप फाइनल डिफीट एक तरह की अंतिम हार आप फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू मीट वंस वाटरलू। इसका एक यूसेज देखते हैं। द बॉस इज बीइंग वेरी हार्ड ऑन रोहित, इट सीम्स दैट रोहित हैज फाइनली met his Waterloo. Tipu Sultan met his Waterloo in the fourth battle of Mysore. The final, एकदम अंतिम पराजय को we'll say when someone is meeting his Waterloo. So to meet your Waterloo, that is there. Now, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को कवर करा। आपको इंश्योर करना है कि आप इन्हें थारली रिवाइज कर रहे हैं। इन केस देयर आर एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द फ्रेजेस दैट वी डिस्कस्ड, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।